वेलकम एसीपी एग्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर स्टार्ट है अपना। उसका हमने पढ़ा था मर्दासरण के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था मर्दासरण के अंदर तो उसकी दो शक्तियाँ थी, एक था जल के द्वारा परिवहन और दूसरा था वायु के द्वारा। तो जल के द्वारा होने वाला शरण को हमने पढ़ लिया था। अब हमारा सेकंड है वो है वायु के द्वारा शरण किस प्रकार से होता है या मृदा का ह्रास किस प्रकार से होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो वायु शरण या वाइंड इरोजन पढ़ेंगे कि भाई मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान हवा के द्वारा किस प्रकार से जाती है मृदा और किस प्रकार से मृदा शरण होता है वो पढ़ेंगे। तो तेज हवा एवं आंधी से तेज हवा या आंधी से मृदा का कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को मृदा शरण कहते हैं। मतलब तेज हवा या आंधी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा कणों को जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वायु शरण कहेंगे। सिंपल सी बात है, मतलब मृदा कणों का हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया को हम वायु शरण कहते हैं। वायु शरण किन क्षेत्र के अंदर ज्यादा होता है? तो जब यह शरण शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ज्यादा होता है, जहाँ वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती है। मतलब शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर यह शरण सबसे अधिक होता है, जहां पर वनस्पति का अभाव होता है। मतलब जहां वनस्पति बहुत कम पाई जाएगी, घास के मैदान है, झाड़ियां है या बिल्कुल कम पाई जाएगी, वहां पर यह शरण अधिक होगा। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जहां पर मरुस्थल के रूप में होने से वर्षा बहुत कम होती है और प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है। मतलब अपने क्षेत्र जहां मरुस्थल क्षेत्र है, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उसके अंदर क्या वनस्पति का अभाव है, और जहां वनस्पति का अभाव है वहां पर क्या होता है? मार्च और जून के अंदर बहुत तेज हवाएं चलती है। मार्च और जून में तेज हवाएं चलती है, जिनके कारण से क्षेत्र के अंदर वायु शरण को प्रभावित करती है। जिसके कारण से क्या होगा? तेज हवाएं चलेगी, जिससे मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, जिससे क्या होगा? वायु शरण अधिक होगा। अधिकतर अपने राजस्थान के अंदर कौन सा शरण होता है? तो वो वायु शरण के द्वारा ही मृदा शरण अधिक होता है। जो वनस्पति भी है और अनियंत्रित, और दूसरा कारण क्या है? एक तो पहला कारण हो गया कि मरुस्थल अधिक है जहां वनस्पति का अभाव है। दूसरा कारण है जो वनस्पति भी है फिर भी उस पर अनियंत्रित औद्योगिक पशु चराई, मतलब अत्यधिक तरीके से पशु चराई कर रहे हैं, मतलब पशुओं को चारने के लिए भूमि का उपयोग कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र का भी मृदा शरण प्रभावित करेगी। कृषि का गलत तरीका अपनाने से भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। कृषि के भी गलत तरीके से ढंग से अपनाने से भी ये प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है। इस शरण के अंदर लाखों टन उपजाऊ मृदा उड़कर चली जाती है, जिसके कारण मृदा उड़ता का अभाव होता है। इसके अंदर क्या है कि इससे विभिन्न प्रकार जो उपजाऊ मृदा की जो ऊपरी परत है वो हवा के साथ उसके साथ जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तय कर लेते हैं और चले जाते हैं, जिससे लाखों टन अपने को जो उर्वर मृदा है, उपजाऊ मृदा है, जो मृदा फसलों के लिए आवश्यक है, वो मृदा भी चली जाती है। इस प्रकार से मृदा शरण का ह्रास होता है हमें। तो इस प्रकार से ये हमें क्या वायु शरण होता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि वायु शरण के मृदा परिवहन के कितने प्रकार हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। सिंपल है, कोई इतना टिपिकल नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वायु के द्वारा मृदा परिवहन के प्रकार। वायु के द्वारा मृदा परिवहन, जैसे उसके भी 3-4 टाइप थे, इसी के भी इसके देखो। पहला है उच्चलन, ठीक है। दूसरा है निलंबन, तीसरा है सतह स्परण, जो हमने पढ़ा था पहले, सतह स्परण। उच्चलन को याद होगा आपको तो शायद सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप, सरफेस यानी सतह, क्रीप यानी सर्पण, ठीक है। तो ये वायु के द्वारा मृदा परिवहन के 3 प्रकार है, उच्चलन, निलंबन और सतह स्परण। तो हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहला है, देखते हैं उच्चलन देखेंगे। जब हवा का सीधा प्रभाव
मर्दा कणों पर पड़ता है तो मुख्यतः 0.1 से, ये विशेष ध्यान रखना, 0.1 से 0.5 mm मिलीमाइक्रोन व्यास वाले कण अपने स्थान से, अपने मूल स्थान लिख लो आप, मूल स्थान से उछलने लगते हैं, मूल स्थान से उछलने लगते हैं और थोड़े चलकर नीचे गिर जाते हैं। ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे, चलकर नीचे गिर जाते हैं। मृदा कणों का इस छोटे छोटे उछाल की क्रिया को, छोटे छोटे उछाल की क्रिया को उछलन कहते हैं, उछलन कहते हैं। मृदा क्षरण में बाहर की दृष्टि से 50 से 75% भाग इस क्रिया के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, ले जाता है। ठीक है, उछलन की क्रिया क्या है? जब हवा का सीधा प्रभाव मिट्टी कणों पर पड़ेगा तो उसके कितने आकार के 0.1 से 0.5, मतलब मृदा कणों का 0.1 से 0.5 mm के जो व्यास वाले कण हैं वो अपने स्थान से उछाल करते हैं, उछल जाते हैं। उछलने की क्रिया है, उछलने लगते हैं, वो थोड़ी दूर जाके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाते, तो इसे मृदा कणों के क्या चलकर नीचे गिर जाते हैं। और मृदा कणों के इस छोटे छोटे उछाल की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उछलन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया उछलन की क्रिया क्या है। तो मृदा का परिवहन किस प्रकार से, तो देखो, जब हवा का सीधा प्रभाव मृदा कणों पर पड़ता है तो 0.1 से 0.5 mm व्यास के कण है वो उछाल करने लग जाते हैं और थोड़ी दूरी तय करके नीचे गिर जाते हैं। और ये छोटे छोटे मृदा कण की उछाल की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उछलन कहते हैं, है ना। मृदा क्षरण में भार की दृष्टि से, यदि उनको वेटेज की दृष्टि से हम देखा जाए तो 50 से 75% भाग से क्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मतलब मृदा क्षरण का जो ये वायु क्षरण है उसके अंदर की भार के आधार पर लेकिन 70% है, 50 से 75% भाग है इसी क्षरण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो ये थी आपकी उछलन की क्रिया। अब नेक्स्ट है अपना निलंबन। निलंबन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो देखेंगे। दूसरा है निलंबन। सस्पेंशन। इस क्रिया में और भी छोटे छोटे कण, उसमें भारी थे छोटे छोटे कण जिनका व्यास 0.1 mm से कम होता है, और हवा के साथ उठ वातावरण में लटके रहते हैं। हवा के साथ उड़कर वातावरण में
लटके रहते हैं और हवा की गति के साथ हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है। अब निलंबन के अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा जो उछलन था उसमें कण का आकार कितना था, 0.1 से 0.5 mm का व्यास के कण थे। अब इसमें देखेंगे कि और भी इससे छोटे कण, मतलब 0.1 से भी छोटे कण, मतलब इस क्रिया में छोटे छोटे कण जिनका व्यास 0.1 mm से भी कम होता है, वो हवा के अंदर क्या रहते हैं, लटके रहते हैं, हवा के अंदर उड़ के लटके रहते हैं। और जब भी तेज हवा की गति आती है तो वो कण है वो क्या एक स्थान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर तय करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहेंगे। आई होप समझ में आया होगा कि इसके अंदर कणों का आकार कितना था, 0.1 से 0.5, मतलब 0.1 से 0.5 क्या कहलाएगा, अपन को उछलन की क्रिया, जैसे मर्दाकण उछाल करेंगे। लेकिन ये 0.1 mm से क्या है, कम है, तो वो हवा के अंदर लटके रहेंगे, हवा के अंदर लटके रहेंगे। और जब हवा की गति बहुत तेज होगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे या फिर हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निलंबन। वायु श्रम की कौन सी प्रक्रिया है, ये निलंबन। अब नेक्स्ट देखेंगे सतह स्परण। तीसरा इसका प्रकार है वो है सतह स्परण, सरफेस क्रीप। ठीक है, सरफेस क्रीप के अंदर देखो, मर्दा कण जिनका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है, जो वायु गति के साथ कर उठ नहीं सकते, जो गति के साथ ऊपर उठ नहीं सकते, भूमि की सतह पर रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, उसे सतह स्परण कहते हैं, अब देखो इसके अंदर क्या है, जिन मर्दा कणों का व्यास 0.5 mm से अधिक हो, वो कण क्या है, एक स्थान से उठ नहीं पाते, उनका मर्दा कण का वजन और भार है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण से वो ऊपर उठ नहीं पाते, और जो ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो वो रेंग कर चलेंगे। तो हवा के द्वारा मर्दा कणों का रेंग कर चलना, कितने आकार के कण, 0.5 mm से अधिक वाले कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, सतह स्परण। मतलब सतह पर, ऊपरी सतह पर चलते रहेंगे, है ना, वो उड़ नहीं सकते, उनका वजन ज्यादा है। क्यों, कि उनका आकार कितना है, 0.5 mm से। ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सतह स्परण कहेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर एक बार तीनों चीजों को एक बार सिंपल सी वापस रिपीट करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया तीन मर्दा परिवहन के तीन प्रकार। पहला था उच्चलन, दूसरा था निलंबन, तीसरा था सतह स्परण। ठीक है, पहले के अंदर मर्दा कणों का व्यास कितना था, 0.1 mm से 0.5 mm। ठीक है, इतना। अब दूसरे के अंदर कितना था, 0.1 से कम mm के, 0.5 mm से अधिक व्यास। ठीक है, तो उच्चलन के अंदर 0.1 से 0.5 mm वाले कण होते हैं,
वो उछल जाते हैं, उछलने की क्रिया होती है, उसके अंदर हवा के द्वारा उछलन की क्रिया होगी, तो वो कण कितने कणों का आकार होगा, 0.1 से 0.5 mm के कण। और इसके बाद निलंबन के अंदर हवा के अंदर लटके रहेंगे, वो इनका आकार 0.1 से भी कम है mm की व्यास, ताकि वो हवा में लटके, जैसे तेज हवा की गति आएगी वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, इस क्रिया को हम निलंबन कहेंगे। और 0.5 mm से जिनका वजन अधिक है ना, तो उन प्रकार के जो व्यास के कण है वो कण क्या है, सतह पर ही रेंग कर चलेंगे, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे, सतह स्फुरण कहेंगे। तो आपको ये तीनों चीजें आपको याद रखनी विशेषकर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये थे परिवहन के प्रकार। अभी हमने पढ़ा वायुसरण क्या होता है, वायुसरण के अंदर किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो वायुसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो देखेंगे एक एक करके। वायुसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है वो देखते हैं। पहला कारक जलवायु, हमने जल शरण के अंदर भी ये पढ़ा था, जलवायु तो कारक होगा ही होगा दोनों के अंदर। जलवायु किस प्रकार से, देखे, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में जहां कम वर्षा होती है, अधिक ताप, वायु की गति तेज, वहां वायुसरण अधिक होगा। होता है। इसके विपरीत शीतोष्ण जलवायु में वायुसरण कम होता है। आर्द्र, इसके विपरीत आर्द्र एवं शीतोष्ण जलवायु में वायुसरण कम होता है। तो इस प्रकार से प्रभावित करेगी। तो शुष्क जलवायु क्षेत्र होगा जहां पर अधिक वर्षा, मतलब वर्षा कम होगी, तापमान अधिक है और वर्षा जो वायु की गति वो तीव्र गति से। शुष्क क्षेत्र के अंदर शुष्क जलवायु जहां का आ रही है, शुष्क जलवायु के क्षेत्र में जहां कम वर्षा होती है, अधिक ताप और वायु की गति अधिक तेज है, वहां पर वायु चरण अधिक होगा। मतलब कम वर्षा, वायु की गति तेज और अधिक तापमान हो शुष्क जलवायु क्षेत्र में, वहां पर वायु चरण अधिक होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि प्रकार से आर्द्र एवं शीतोष्ण जलवायु में ये वायु चरण कम होता है। क्यों? वहां पर अधिक वर्षा होती है और वायु की गति कम होती है और तापमान भी कम होता है। इस कारण से क्या होगा, वायु चरण भी कम होगा। तो इस प्रकार से ये जलवायु फैक्टर है वो मृदा चरण को प्रभावित करता है। अब दूसरा है अपना मृदा या मृदा गुण कह सकते हैं, सोइल कैरेक्टरिस्टिक। मृदा गुण या सीधा सोइल कह सकते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करती है। मृदा के भौतिक गुण, वायु चरण को प्रभावित करते हैं। वायु चरण को प्रभावित करते हैं। कले मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होना, जीवांश पदार्थ भी कह सकते हैं होना, एवं चिकनी सतह के कारण चिकनी सतह के कारण कम होता है। लेकिन बलुई मृदा में मृदाओं की सतह खुरदरी
एवं कण एक दूसरे से अलग 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 करते हैं, से अलग करते हैं, वायु क्षरण अधिक होता है, अतः वायु क्षरण अधिक होता है। ठीक है, वायु क्षरण को प्रभावित करने वाला कारक है मृदा गुण। ठीक है, मृदा के भौतिक गुण क्या है? मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा की जल धारण क्षमता, है ना, तो ये सारे मृदा के भौतिक गुण है। और किस प्रकार से सोइल टेक्सचर कैसा है, सोइल स्ट्रक्चर कैसा है, सोइल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, ये सारे मृदा के भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण के कारण से वायु क्षरण को प्रभावित करते हैं। जितने भी भौतिक गुण है वो मृदा वायु क्षरण को प्रभावित करेंगे। जैसे कि कले मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जो कले सॉइल होगी उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश पदार्थ की मात्रा है वो अधिक होती है। और इसी के साथ जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होने के साथ साथ क्या है, वो चिकनी सतह के कारण कम होती है, जो क्या मृदा कणों को आपस में बांध के रखती है ना, एक दूसरे से स्थान से हटने में वो बांध के रखेगी ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने नहीं देगी। तो इस प्रकार से चिकनी सतह के कारण वहां पर वायु क्षरण क्या होगा, कम होगा। लेकिन बलुई मृदाओं के अंदर सतह खुरदरी होती है और कण एक दूसरे से अलग करते हैं, है ना, तो बलुई मृदाओं के अंदर क्या होती है, सतह खुरदरी होती है और एक दूसरे से कण क्या अलग करते हैं, अतः अलग करने के कारण वायु क्षरण अधिक होता है। इस प्रकार से मृदा गुण है वो भी वायु क्षरण को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वनस्पति। वनस्पति से आच्छादित मृदाओं मतलब ढकी हुई मृदाओं में वायु क्षरण नहीं के बराबर होता है। लेकिन वनस्पति विहीन मृदाओं में अधिक होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वनस्पति जो आच्छादित मतलब वनस्पति घास फूस या झाड़ियों से किसी न किसी प्रकार से मृदा ढकी हुई है। अगर मृदा ढकी हुई है तो ऐसा बारिश जल स्नान के अंदर भी ये था, मृदा के अंदर वनस्पति घास फूस लगाई हुई है तो मृदा के सीधा संपर्क में नहीं आएगी। मृदा के जल जो ऊपर से बूंदे गिरेगी वो सीधा संपर्क में नहीं आएगी और एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगी। ठीक उसी प्रकार से मृदा कण भी के अंदर क्या है, जो वायु क्षरण है इसके अंदर किया है, अगर वनस्पति से ढका हुआ है तो मृदा कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रोकेगी, तो वायु क्षरण के अंदर क्या नहीं के बराबर होगा या बिल्कुल कम होगा। और लेकिन अगर वनस्पति वही मृदा है तो वहां पर वायु क्षरण क्या होगा, अधिक होगा। वायु के मृदा कण है एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी चले जाएंगे। तो इस प्रकार से वनस्पति है वो भी मृदा क्षरण को प्रभावित करती है। और लास्ट वन पॉइंट है आपका स्थलाकृति या टोपोग्राफी। स्थलाकृति आपको उसमें समतल भूमि होना, टोपोग्राफी देखिए, ढालू भूमियों में समतल भूमियों की भूमि में अधिक वायु क्षरण अधिक होता है और समतल में कम वायु क्षरण। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में। अगर ढालू भूमि है तो उसकी अपेक्षा समतल भूमि की अपेक्षा क्या है, ढालू मृदा जो ढालू भूमि होगी, ढलान वाली पहाड़ी क्षेत्र या जिसके अंदर ढलान होगा, वहां पर क्या होगी, इस स्थलाकृति मतलब किस प्रकार से ढलान है, पहाड़ी है, किस प्रकार की जमीन है, वो भी एक प्रकार से प्रभावित करता है। तो जो ढालू भूमि होगी वहां पर वायु क्षरण अधिक होगा, लेकिन जब समतल भूमि होगा वहां पर वायु क्षरण क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से ये जितने भी कारक थे वो वायु क्षरण को क्या करते हैं, प्रभावित। अब ये है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मृदा संरक्षण। जो इसके अंदर क्या है, मृदा क्षरण के वायु क्षरण के अंदर या मृदा क्षरण के इसके अंदर क्या है, कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था
और ये जो मृदा क्षरण की रोकने की प्रक्रिया है उसको हम मृदा संरक्षण कहते हैं, जो कल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम वायु क्षरण को किस प्रकार के सिद्धांत होते हैं और वायु क्षरण के द्वारा जो मृदा संरक्षण को हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से रोक सकते हैं, वो आज हम देखते हैं। वायु क्षरण के नियंत्रण के सिद्धांत। वायु क्षरण नियंत्रण के सिद्धांत, ठीक है। अब इन सिद्धांतों को हम ध्यान में रखें, वायु क्षरण का नियंत्रण करेंगे। किसी चीज को विधि को अपनाना है, मान लीजिए वायु क्षरण के द्वारा मृदा क्षरण को रोकना है, तो किन किन सिद्धांतों को और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो आप अभी देखिए। पहला है वायु का वेग कम करना, वो किस प्रकार से करते हैं वो ध्यान रखेंगे हम। मृदा कण समूह का आकार, स्थल आकृति को सुधारना है अपन को। मृदा सतह को नम रखना, तो को नम रखना। अगर वायु क्षरण को रोकना है तो इन तीन मृदा के लिए किन किन चीजों को हम रोक सकते हैं, तो इन तीन सिद्धांतों को ध्यान। एक तो वेग, क्या हम उसके विपरीत वायु रोधी वृक्ष लगा सकते हैं ताकि उसकी हवा की जो दिशा है उसको परिवर्तन कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बाद मृदा कणों का समूह का आकार है, मतलब मृदा कणों का आकार है उसको बढ़ाकर या फिर इसके आकृति या ढालू है, ढलान भूमि है तो उसको हम कम करके या फिर किसी प्रकार से उसका समूह, उसको भी इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा है मृदा सतह को नम रखे, मृदा सतह को ढककर या नम रखे, इसको नमी बनाए रखकर। इन तीनों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर मृदा संरक्षण करना चाहिए, वायु क्षरण के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम करते हैं इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित विधियों से रोका जा सकता है। देखो नियंत्रण के सिद्धांत, सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दिए तीन सिद्धांत कौन से। पहले तीनों हमसे देख लीजिए किस प्रकार से। देखो पहला है मृदा में जीवांश, कार्बनिक खाद भी कह सकते हैं, जैविक खाद, बहुत सारे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जीवांश खाद या कार्बनिक खाद व हरी खाद वाली फसलों को प्रयोग करना चाहिए, फसलों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पलवार का प्रयोग, पलवार मृदा सतह को पलवार या मल्च के द्वारा, मल्च कहते हैं इंग्लिश में है ना, द्वारा मल्च का प्रयोग करना चाहिए या द्वारा कह सकते हैं प्रयोग करना चाहिए, मल्च प्रयोग विधि करनी चाहिए। भू परिष्करण, फसल चक्र में दलहनी फसलों को समाहित करना, फसलों को सम्मिलित करना। सम्मिलित करना, भूमि को पड़ती नहीं छोड़नी चाहिए, पशुओं की चराई बंद करनी चाहिए। ये 5-6 बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि मृदा के अंदर जीवांश या कार्बनिक खाद या हरी खाद की जो फसलें हैं, या तो मृदा के अंदर जीवांश या कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए या फिर हरी खाद वाली फसलों को हम लगाकर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा की सतह पर पलवार, पलवार क्या होता है, ऊपरी सतह को किसी घास फूस है, प्लास्टिक है, किसी न किसी तरह से ढकने की प्रक्रिया को मल्च कहते हैं। तो मल्च विधि का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, वायु क्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। भू परिष्करण क्या होता है, मृदा के होने वाली कर्षण क्रिया है, जैसे जुताई करना, प्लाऊ लगाना, ये जो चीज सारी जो कर्षण क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, भू परिष्करण, जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। और भू परिष्करण की प्रक्रिया को भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे भी हम क्या करते हैं, वायु क्षरण को हम रोक सकते हैं।
अब भूमि को क्या है, फसल चक्र के अंदर दलहनी फसलों को समाहित करना चाहिए। दलहनी फसलों को समाहित करने से क्या होगी, मृदा की संरचना है वो बनी रहती है, मृदा की उर्वरता बनी रहती है, और साथ में ही क्या होता है, मृदा के अंदर जो पोषक फसलों को पोषक तत्वों को न्यूट्रिशन की एक संतुलित मात्रा के अंदर मिलते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम वायु क्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। भूमि को पड़ती नहीं छोड़ना चाहिए, भूमि को पड़ती या खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके ऊपर बुआई करनी चाहिए ताकि वायु क्षरण उसका कम हो। आप एक सिंपल सी बात, उसके ऊपर मान लीजिए गेहूं की फसल लगी हुई है, उसके ऊपर पानी पिलाएंगे या फिर फसल लगी हुई है तो वहां से मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, है ना, या नहीं उड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से हम भूमि को पड़ती नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए। अगर माना जी पशुओं को चराई किया, कूड़ से एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर चली जाती है तो पशुओं की चराई वो बंद करनी चाहिए, और घास फूस से या वनस्पति को ऊपरी सतह से खा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊपरी परत खाली हो जाती है और उससे मिट्टी के कण क्या ऊपर आ जाते हैं और हवा के संपर्क में आते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम 506 बातों को ध्यान में रखकर, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम इस चीज का क्या कर सकते हैं, वायु क्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहला था वायु क्षरण को हमने पढ़ा, इसके अंदर कर्षी क्रिया, ये सारी क्या थी, कर्षी क्रिया, कर्षण क्रिया है, कर्षी क्रिया है। हम इसका हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कर्षी क्रियाओं के द्वारा, मल्च है, पलवार है, टिलेज है, फसल चक्र है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर, है ना। अब इसका दूसरा पॉइंट है वो है वायुरोधी वृक्ष लगाकर। वृक्ष लगाकर हम वायुरोधी वृक्ष मतलब उसके विपरीत समतल समकोण विपरीत दिशा, मतलब जिस तरफ से हवा आ रही है उसकी विपरीत दिशा में हम वृक्ष को लगाकर भी क्या कर सकते हैं, वायु क्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे। वायु की गति, वायु की गति को मंद करने के लिए जिस दिशा में हवाएं हैं उनके समकोण विपरीत दिशा में, समकोण विपरीत दिशा में वृक्ष लगाकर, वृक्ष एवं झाड़ियों को लगाकर झाड़ियां भी लगा सकते हैं, और साथ में झाड़ियां एवं घास की पट्टियों को लगाकर, पट्टियां लगाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, वायुरोधी गति को मंद करने के लिए समकोण विपरीत दिशा, जिस तरफ से हवा चल रही है उसके समकोण विपरीत दिशा के अंदर क्या करेंगे, हम वायुरोधी वृक्ष लगाएंगे, झाड़ियां लगा सकते हैं या फिर घास की पट्टियां लगाएंगे। वो किस प्रकार से लगाएंगे, पेड़ से पट्टियों की आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए, पट्टियों की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 से 4 मीटर, 3 से 4 मीटर, और पेड़ से पेड़ की दूरी प्लांट टू प्लांट कितनी रखेंगे, हम 1 से 2 मीटर। इस प्रकार से हम दूरियां रखेंगे और उस दूरियों के अंदर पौधों को लगाएंगे। किस प्रकार से, समकोण, जिस तरफ से हवा चल रही है उसके समकोण विपरीत दिशा के अंदर लगाएंगे ताकि हवा की गति को धीरे किया जा सकता है। तो हम पट्टियों से दूरी रखेंगे वो 3 से 4 मीटर की रखेंगे, और पेड़ से पेड़ की दूरी रखेंगे वो 1 से 2 मीटर। अपन पढ़ रहे थे तो लास्ट अपना रह गया था लाइट चली जाने की वजह से मिट्टी डालों को आच्छादित करना, मतलब ऊपरी परत को किसी न किसी रूप में, किसी न तरीके से घास या फिर वृक्ष या झाड़ियों को द्वारा ढकना, है ना। तो क्षेत्रीय झाड़ी वृक्ष और को लगाना चाहिए, जितनी भी क्षेत्रीय झाड़ी है, वृक्ष है, घासों को लगाना चाहिए, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो कुछ उदाहरण आपके सामने है, खीप है, जड़बेरी, फोग, बुई, ये क्षेत्रीय नाम है वहाँ की, क्षेत्रीय झाड़ियाँ हैं, उनको लगाना चाहिए। तो ताकि क्या होगा, वायु क्षरण को क्या है, रोका जा सकता है किसी न किसी प्रकार से। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़, झाड़ियां और घासों को के द्वारा मृदा क्षरण को, वायु क्षरण को, मृदा क्षरण के वायु क्षरण को हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की घास या झाड़ियों को लगा कर भी रोक सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम वृक्ष कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम रोक सकते हैं। खेजड़ी, पहला वृक्ष खेजड़ी, देखिए
खिजड़ी का बॉटनिकल नाम क्या, कौन कौन से वृक्ष है? खिजड़ी है प्रोसोफिस सिनेरिया, इसका बॉटनिकल नाम क्या है? प्रोसोफिस सिनेरिया। सब आप जानते हैं राजस्थान की सबसे पॉपुलर जो रेगिस्तान के अंदर पाया जाने वाला वृक्ष है, इसका नाम है प्रोसोफिस सिनेरिया, ये खिजड़ी राज्य वृक्ष भी है। तो ये देखो शीशम डलबेरिया सिसियो, इसका बॉटनिकल नाम क्या है? डलबेरिया सिसियो, इसका शीशम, ये भी एक वृक्ष है जिसके द्वारा हम लगाकर क्या कर सकते हैं? वायु क्षरण को रोका जा सकता है। रोइडा टिकोमेला अंडुलेटा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इसको रोक सकते हैं, रोइडा के द्वारा भी। विलायती बबूल प्रोसोपिस जूलिफिलेरा के द्वारा भी हम रोक सकते हैं। इजरायली बबूल अकेसिया टोरोमिस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? ये झाड़ियां लगाकर हम वृक्षों के द्वारा लगाकर इसके प्रदर्शन के वायु क्षरण को रोक सकते हैं। घास या सेवन घास को कहते हैं लेस्यूरियस सिंडिकस, और अंजन घास को है कैनकरस सिलिबस, ये दोनों घासों को लगाकर उस क्षेत्र के अंदर से वायु क्षरण को रोका जा सकता है। अब देखिए लास्ट वृक्ष ये हो गई। अब वृक्ष के बाद देखते हैं हम, ये वृक्ष और घासें हो गई। अब अपनी रहती है लास्ट झाड़ियां कौन कौन सी है। हम झाड़ियों को देखेंगे। झाड़ियां खीफ, पहली झाड़ी खीफ है लेप्टोडेनिया, लेप्टोडेनिया, पेरोटेक्निका, टेक्निकल वर्ड होता है ना, टेक्निका, पेरोटेक्निका, ये खीफ का नाम है, जो हम झाड़ू बनाने के लिए, भारी बनाने के लिए भी यूज करते हैं खीफ का, वो लगाकर रोक सकते हैं। फॉग, एक का नाम फॉग है। पोलोनियम पॉलीगोनोडियम, अरंडी, रिसिनस, क्यूमिनस, जड़बेरी, ये बेर होता है ना, उसी प्रकार का प्लांट होता है जड़बेरी, जिसके ऊपर बेर लगते हैं। जिजिपस रोटेंटिफोलिया, ठीक है। तो ये चार झाड़ियां हैं। खीफ, लेपिडोडेनिया फेरोटेक्निका, ये खीफ के बॉटनिकल नाम है, जिसके द्वारा लगाकर हम वायु क्षरण को रोक सकते हैं। फॉग लगाकर पोलेनियम पॉलीगोनिडियम को लगाकर हम वायु क्षरण को रोक सकते हैं। अरंडी रिसिनस क्यूमिनियस के द्वारा हम वायु क्षरण को रोक सकते हैं। चरबेरी जिजिफस रोटेंटिफोलिया के द्वारा हम लगाकर क्या कर सकते हैं? वायु क्षरण को रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जरबेरी है, ये बेर का ही प्रकार है, बेर लग रहा है आपको पता है, तो इसके बाद बेर है तो जिजिपस मोर्सियाना उसका नाम है। इसका नाम क्या? रोडेंटिफोलिया, इसका सब एक ही पीछे वाला वर्ड है वो चेंज है, रोडेंटिफोलिया जड़बेरी का, है ना। तो इस प्रकार के ये सारे की सारी झाड़ियां, वृक्ष और पेड़ लगाकर हम क्या कर सकते हैं? और घासें लगाकर वायु क्षरण को रोक सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे क्लास। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस प्रकार इसके कमेंट करके बताएं आपको, और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।